आपका स्वागत है जीएस विज़न में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीएस विज़न। मैं हूं अरविंदर सिंह। आज हम बात करेंगे कि कृत्रिम गर्भाधान यानी कि शॉर्ट में बोले तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। यह टॉपिक वन दरोगा और पशुधन प्रसार अधिकारी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल कैसे बनते हैं बीच बीच में मैं डिस्कस करता रहूँगा। हम जानेंगे कि कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत कब हुई, भारत में कब होती है, प्रोसेस क्या है, इसके लाभ क्या हैं। सबसे पहले जो गर्भाधान कब कराया जाता है, देखिए जब मादा जो पशु होती है वो जब पाली में आती है तो वो नर पशु के साथ संभोग करने की इच्छुक होती है। जब मादा पशु पाली या हीट में आती है तब नर पशु से उसका संभोग कराया जाना गर्भाधान कहलाता है। लेकिन इसमें बड़ी समस्या ये है कि कई बार नर पशु की उपलब्धता नहीं होती है या नर पशु बहुत दूर किसी और क्षेत्र में मिल रहे होते हैं जहाँ पर पहुँचने में बहुत समय और बहुत पैसा खर्च हो सकता है, या फिर कई बार मादा पशु को एक उत्तम गुणवत्ता वाले नर पशु से गर्भित कराया जाना होता है। तो इस कंडीशन में कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम गर्भाधान की परिभाषा की बात करें तो कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर पशु से वीर्य लेकर मादा पशु की योनि में प्रवेश कराया जाता है। यानी कि वीर्य यानी कि सीमन आप नर पशु से लेंगे और फिर इसको मादा जो पशु है यानी मादा पशु की योनि यानी कि विजाइना है उसमें उसको प्रवेश करवा देंगे। ये जो वीर्य होता है इस वीर्य को एक गन में अपलोड करते हैं। उस गन का नाम होता है एआई गन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान गन कहते हैं उसको। तो कृत्रिम गर्भाधान गन को मादा योनि में प्रवेश कराकर ये जो नर का सीमन होता है उसको वहाँ पर छोड़ा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले विश्व में इसका प्रयोग लाजारो स्प्लजानानी जो इटालियन थे इन्होंने किया। 1780 में लाजारो ने इसका प्रयोग एक कुत्ते यानी कि एक डॉग पर किया, इसलिए इन्हें आधुनिक कृत्रिम गर्भाधान के जनक भी कहते हैं, द फादर ऑफ मॉडर्न आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके बाद रशिया के डॉक्टर लीला इवानोव थे। डॉक्टर लीला इवानोव ने 1899 यानी कि 1899 के आसपास 3 चिंपैंजियों पर इसका प्रयोग किया। कृत्रिम गर्भाधान का जो वर्तमान रूप है इसमें बड़ा योगदान पेंसिल्वानिया राज्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जानो अल्मक्विस्ट का रहा। जानो अल्मक्विस्ट ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आपको जो इंसेमिनेशन से संबंधित 3 नाम याद रखने हैं। पहला लाजारो जो इटालियन थे, सबसे पहले प्रयोग किया, और डॉक्टर लीला इन्होंने 3 चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। तो जो वर्तमान है वो देन जो है वो जानो अल्मक्विस्ट की है। लेकिन अगर फादर ऑफ मॉडर्न आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पूछे तो हम लाजारो को ही इसमें बोलेंगे। अगर भारत की बात करें तो भारत में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग 1939 में डॉक्टर संपत कुमार ने पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में किया। बहुत सवाल बना है। 1939 पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में डॉक्टर संपत कुमार ने प्रयोग किया। इस प्रोसेस में जो हॉलस्टीन फ्रीजियन था, हॉलस्टीन यानी कि हॉलैंड का जो एक नर है, हॉलस्टीन फ्रीजियन को भारत की हॉलिकर या हलिकर गाय में प्रवेश कराया गया। इसी वीर्य से इस समय लगभग 33 गायों को गर्भित किया गया।
तो भारत में पहली बार प्रयोग 1939 में हुआ। जो वीर्य यानी कि सीमन था वो हॉलस्टीन का था, और जो मादा थी वो हॉलिकर यानी कि हलिकर गाय थी। कृत्रिम गर्भाधान यानी कि एआई से भारत में जन्मा पहला पशु बफेलो बुल काफ 1943 में था। बफेलो बुल काफ पहला एआई से जन्मा पशु है जो इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के अंदर जन्मा। ये भी ध्यान रखना, बहुत पूछा गया है कि कब जन्मा, 1943 में, और इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के अंदर जन्मता है। 1942 में भारत सरकार और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक पायलट परियोजना शुरू की। इस परियोजना के अध्यक्ष डॉक्टर पी भट्टाचार्य थे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि क्या भारत में कृत्रिम गर्भाधान सफल रहेगा कि नहीं रहेगा। डॉक्टर पी भट्टाचार्य समिति ने बोला कि कृत्रिम गर्भाधान भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसके बाद भारत में कृत्रिम गर्भाधान की अनुमति मिल जाती है। कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले जो नर का वीर्य है उस वीर्य को कलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि वीर्य का संग्रहण करना पड़ता है। अब वीर्य का संग्रहण कैसे करें? देखिए, वीर्य का संग्रहण करने से पहले जो नर होते हैं सबसे पहले इनको ट्रेंड किया जाता है, यानी कि नर यानी कि मेल जो होते हैं इनको ट्रेंड करते हैं, इनको प्रशिक्षण देते हैं। फिर जो ट्रेंड नर है इससे वीर्य संग्रहण करने की दो विधियां हैं। पहली विधि नर से नर विधि, यानी कि नर को नर पे ही चढ़ाया जाता है जिसके बाद उसका वीर्य ले लिया जाता है। यह विधि काफ़ी दोषपूर्ण है, इसमें एक नर से दूसरे नर को चोट पहुंचने का खतरा होता है। दूसरी विधि और बहुत ही फेमस विधि है कृत्रिम योनि विधि, यानी कि आर्टिफिशियल विजाइना मेथड। कृत्रिम योनि विधि का आविष्कार 1914 में रोम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी अमंतिया द्वारा किया गया, और इस विधि का सबसे पहले प्रयोग एक कुत्ते यानी कि डॉग पर किया गया। कृत्रिम गर्भाधान विधि के अंतर्गत एक डमी बनाया जाता है। उस डमी में एक आर्टिफिशियल विजाइना होती है। उस आर्टिफिशियल विजाइना के ऊपर नर को चढ़ाया जाता है, और ध्यान रखें जब नर को चढ़ाया जाएगा तो जो नर का एंगल बनना है वो 45 डिग्री एंगल बनना है। ये सवाल बहुत बार बना है कि जो कृत्रिम योनि द्वारा वीर्य संग्रहण करने के लिए, यानी कि जो आर्टिफिशियल विजाइना है इसके द्वारा सीमन कलेक्ट करने के लिए कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? तो 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो इस प्रकार दो मेथड हैं जिससे आप सीमन को कलेक्ट कर सकते हैं। जो सीमन आपने कलेक्ट किया है उसको 3 से 4 दिन के अंदर मादा में प्रवेश कराना जरूरी होता है, क्योंकि इसके बाद सीमन की गुणवत्ता में कमी आने लग जाती है। परंतु अनेक बार सीमन को लंबे लंबे समय तक रखना पड़ता है, या अनेक बार एक सीमन यानी कि वीर्य की डिमांड एक देश से दूसरे देश में होती है, यानी कि सीमन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। यदि सीमन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो सीमन को -196 डिग्री -190 डिग्री से 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है। इस प्रक्रिया को क्रायोप्रिजर्वेशन कहते हैं। तो क्रायोप्रिजर्वेशन क्या है कि जब वीर्य को यानी कि सीमन को -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है, इसको क्रायोप्रिजर्वेशन बोलते हैं। क्रायोप्रिजर्वेशन से वीर्य को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि जो -196 डिग्री सेल्सियस तापमान है इसको किससे नियंत्रित करते हैं, इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? तो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को तरल नाइट्रोजन या तरल अमोनिया यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन या लिक्विड अमोनिया से नियंत्रित करते हैं। तो ध्यान रखना है कि क्रायोप्रिजर्वेशन क्या होता है। इसके बाद एआई करने से पहले आपको कुछ और बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे एआई करने से पहले पहली बात यह है कि मादा पाली में होनी चाहिए, यानी कि जो फीमेल है वो हीट में होनी चाहिए, तभी ये
आपका सफल रहेगा। दूसरा, यह प्रक्रिया मदकाल समाप्त होने से लगभग 5 से 6 घंटे पूर्व कराना लाभदायक होता है। मदकाल को बोलते हैं अस्टरस पीरियड, यानी कि जब पशु हीट में होता है उसको हम मदकाल बोलते हैं। तो जैसे ही पशु हीट में आया तुरंत नहीं कराना चाहिए, ये पशु की हीट खत्म होने से 5 से 6 घंटे पहले कराना अधिक लाभदायक होता है। सामान्यतः गाय और भैंस में इसे पाली में आने के 12 से 18 घंटे के बीच कराया जाता है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजी भी थी कि किस पशु में मदकाल कितना होता है। तो गाय और भैंस के मामले में ध्यान रखना कि जब वो हीट में आ जाए तो 12 से 18 घंटे का समय सबसे उपयुक्त समय होता है। तीसरा पॉइंट, कृत्रिम गर्भाधान से पहले पशु के लिए शांत वातावरण होना चाहिए। मतलब पशु के लिए वातावरण शांत, यानी कि पशु तनाव मुक्त होना चाहिए। पशु के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। पशु को किसी भी प्रकार से आपको मारना नहीं है। अगली बात कि कृत्रिम गर्भाधान के बाद पशु को आप दौड़ाएंगे बिल्कुल भी नहीं, ये भी ध्यान रखना। और एक और बात, कृत्रिम गर्भाधान से पहले और बाद में पशु को हमेशा छाया में ही रखें। छाया में रखें, पहले भी और बाद में भी। और नेक्स्ट एक और बात भी बोला गया है कि कृत्रिम गर्भाधान अगर आप करवा देते हैं तो उसके 2 घंटे बाद तक पशु को बैठने नहीं दिया जाए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। कृत्रिम गर्भाधान के बाद पशु को दौड़ाना भी नहीं है। कृत्रिम गर्भाधान सामान्यतः शाम 6 बजे से रात के सुबह के 6 बजे तक का उपयुक्त समय होता है, क्योंकि पशु सर्वाधिक जो गर्मी में होते हैं ना, वो 6 बजे से लेकर 6 बजे तक यानी कि रात के समय में होते हैं। तो ये बेटर टाइम है, लेकिन लोग दिन में करवा लेते हैं क्योंकि रात में डॉक्टर्स नहीं आते हैं। अगर किसी पशु ने किसी बेबी यानी किसी बच्चे को जन्म दे दिया है तो जन्म देने के 2 से 3 महीने बाद ही कृत्रिम गर्भाधान कराएं, क्योंकि 2 से 3 महीने तक पशु का जो वो होता है गर्भाशय होता है वो पहले जैसा ही सामान्य हो जाता है। तो ये तो थे कृत्रिम गर्भाधान से पहले आपको जिन बातों का ध्यान रखना है, विशेष बातों का। इसके बाद कृत्रिम गर्भाधान से पहले पशुओं के जनन अंगों को अच्छे से धोएं, क्योंकि अगर बाहर कुछ गोबर या कुछ और लगा है तो जब आप हाथ डालेंगे अंदर तो उससे वो गोबर अंदर जा सकता है, जिसकी वजह से पशु में इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब थाइंग, अगला प्रोसेस आता है थाइंग, हिंदी में बोलते हैं द्रवीकरण। देखिए, जो आपने सीमन रखा था वो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा था। तो अब क्या करेंगे कि वो सीमन बिल्कुल जम चुका होता है। तो अब थाइंग प्रोसेस क्या है कि आप सबसे पहले जो सीमन है उसको बाहर निकालिए। जैसे ही आप सीमन को नाइट्रोजन सिलेंडर से बाहर निकालेंगे तो बार बार उसके ऊपर भाप जमेगी। जैसे हमने देखा भी है कि अगर हम बर्फ़ को बाहर निकालते हैं किसी चीज़ से तो उसके ऊपर भाप जमती है बार बार। तो जब जब सीमन जो स्ट्रॉ होगी उसके ऊपर भाप जमे, जिसमें सीमन होता है उसको सीमन स्ट्रॉ कहते हैं। जब सीमन स्ट्रॉ के ऊपर भाप जमे तो आप बार बार उसे कपड़े से साफ करते जाएं। जब भाप जमना बंद हो जाए तब सीमन स्ट्रॉ को एक पानी के डब्बे में रखिए और उस पानी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस पानी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पशुओं से सीमन इसी तापमान पर लिया जाता है और इसी तापमान पर वापस लाकर इसको मादा योनि में प्रवेश भी कराया जाता है। लगभग जो आपने 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पानी किया है उस पर सीमन को 25 से 30 सेकंड रखें। 25 से 30 सेकंड रखने के बाद सीमेन स्ट्रॉ को बाहर निकालें और सीमेन स्ट्रॉ को अच्छे से साफ करके उसको आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद सीमन जो अच्छा, एक बात और ध्यान रखें कि जो सीमन स्ट्रॉ है उसको कंटिन्यू पकड़ें, यानी कि उसको आप झटका ना दें। ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि सीमन स्ट्रॉ को झटका देने से क्या होता है कि जो सीमेंस हैं वो डेड हो जाते हैं, यानी कि वीर्य डेड हो जाता है। अगली एक और बात महत्वपूर्ण कि सीमेन स्ट्रॉ, जब आपने ये पिक्चर आपको दर्शा रही है कि इसको पानी से बाहर निकाल लिया गया है,
अच्छे से सुखा लिया गया है। उसके बाद सीमेन स्ट्रॉ को कैंची से काटिए 90 डिग्री का एंगल बना के। 90 डिग्री, ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि वीर्य लेने के लिए 45 डिग्री एंगल बनता है और सीमेन को एआई गन में डालने के लिए आप 90 डिग्री एंगल बनाइए। 90 डिग्री एंगल पर उसको काटिए। 90 डिग्री एंगल पर उसको काट के इसको एआई गन में अपलोड कर दीजिए। एआई गन मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो गन है उसमें अपलोड कर दीजिए। अब फाइनल जो है वो कृत्रिम गर्भाधान की दो विधियां हैं। पहला है जो वो है विजाइनल विधि, विजाइनल मेथड। इसको विजाइनल स्पेकुलम विधि भी कहते हैं। ये काफ़ी पुरानी विधि है और काफ़ी खतरनाक विधि भी है। इसमें क्या करते थे कि जो विजाइना थी उसमें हाथ डालकर गर्भाशय ट्यूब, जो गर्भाशय ट्यूब होती है उसको हाथ में लेकर उसको निर्देशित करते रहते थे और फिर दूसरी ओर से जो गन प्रवेश कराकर वहाँ पर जो वीर्य को छोड़ दिया जाता था। इससे क्या होता था कि एक तो कई बार वीर्य जो है वो प्रॉपर जगह पर नहीं जा पाता था और दूसरा जो मादा है उसके जननांगों पर गंभीर चोट होने का खतरा पैदा हो जाता था। इसलिए ये विधि फेल हो गई। जो मॉडर्न वर्ल्ड की विधि है वो है रेक्टो विजाइनल मेथड, बहुत महत्वपूर्ण है। रेक्टो विजाइनल मेथड पूरा विश्व इसी का प्रयोग करता है। रेक्टो विजाइनल मेथड क्या बोलता है कि आप एआई गन को लोड कर चुके हैं। एआई गन मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन, उसमें आप सीमन को लोड कर चुके हैं। एआई गन को सामान्यतः दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड पर रखा जाता है। बायां हाथ जो होता है उस पर एक प्लास्टिक शीट चढ़ा ली जाती है, जैसा कि आपको फोटो में दिख भी रहा है। प्लास्टिक शीट चढ़ाकर उस प्लास्टिक शीट पर तेल या साबुन का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो चिकना हो जाए, है ना, ताकि वो जो मादा का गूदा है उसके अंदर हम आसानी से उसको डाल पाएँ। सामान्यतः यहाँ पर तेल का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि साबुन के प्रयोग से जो जननांग हैं उनको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद जो बायां हाथ है, बायां हाथ को मादा गूदा यानी कि रेक्टम में डाल दिया जाता है। रेक्टम में डालकर इससे जो गर्भाशय ग्रीवा है यानी कि जो यूट्राइन सर्विक्स है उसको हाथ में पकड़ लिया जाता है बाएं हाथ से। इसके बाद दाएं हाथ में एआई गन होता है। एआई गन को जो विजाइना से प्रवेश करवाते हैं वो 45 डिग्री एंगल पर प्रवेश करवाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एआई गन को 45 डिग्री एंगल पर प्रवेश करवाते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो आपका लेफ्ट हैंड था यानी कि जो चिकना हाथ था उसका अंगूठा जो है उसके अंगूठे से जो एआई गन है उसको ग्रीवा के बाहरी द्वार तक प्रवेश कराएंगे। आप देख रहे होंगे वहां पर अंगूठे के नीचे एआई गन पहुंच गई है ना, तो एआई गन को जो है अंगूठे के माध्यम से बाहरी ग्रीवा तक प्रवेश कराएंगे। इसके बाद गन जो है वो ग्रीवा की पूरी लंबाई को पार करते हुए सीधा गर्भाशय बॉडी में पहुंच जाती है। गर्भाशय जब बॉडी में गन पहुंच जाएगी तो यहां वीर्य को छोड़ दिया जाता है। तो दोनों हाथों का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी। देखिए रेक्टो विजाइनल मेथड जो है वो क्यों ज़्यादा लाभदायक है, इसके पीछे कुछ रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि रेक्टो विजाइनल मेथड से जब आप अपना लेफ्ट हैंड मादा गूदा यानी कि रेक्टम में डालते हैं तो एक तो आप मादा के प्रजनन अंगों को भली भांति जान लेते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। प्रजनन अंग मतलब रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनको आप जान लेते हैं कि इनमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और दूसरा, हाथ डालने पर मादा का जो पाली में आने का सही पता लग जाता है कि क्या मादा वाकई में पाली में आई है। दूसरा एक और लाभ जो होता है वो ये होता है कि अनेक बार पशु ऐसे ही गर्मी में आ जाते हैं, लेकिन अगर आप रेक्टो विजाइनल मेथड से अगर करेंगे तो आपका वीर्य कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो वो आप उस मेथड से जान लेंगे कि पशु जो है वो पाली में है कि नहीं है। एक और लाभ इसका है कि इससे जो है वो वीर्य को देखा नहीं कि अंगूठे से गन को पहले ग्रीवा तक पहुंचाया,
फिर ग्रीवा को पार करके गन कहाँ पहुंचा, सीधा गर्भाशय बॉडी में पहुंचा। तो कुल मिला के जो सीमेन है, वो सीमेन आप डाल कहाँ रहे हैं, सीमेन जो है वो आप इस वीडियो में देखिए, जो सीमेन है वो सीमेन प्रॉपर जाके डल रहा है कहाँ पर, गर्भाशय बॉडी के अंदर। तो यानी कि सीमेन उचित स्थान पर जाएगा, समय और पैसे की बर्बादी नहीं होगी। प्रेगनेंसी होने के केस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लगभग 70 to 80% केस में मादा पशु जो है वो गर्भ धारण कर लेती है। तो ये तो थी दोनों की दोनों विधियां। अब कुछ और बातें कर लें। कृत्रिम गर्भाधान के लाभ क्या हैं? कृत्रिम गर्भाधान के लाभ, नंबर 1 कि एक जो सांड होता है यानी कि एक बुल, वो साल में मुख्यतः 70 से 80 गायों को गर्भित कर सकता है। जो सामान्य मेथड है जिसमें गाय के ऊपर जो है बुल को चढ़ाया जाएगा, तो उसमें 70 से 80 ही गर्भित कर पाएगा, लेकिन एआई के माध्यम से 1000 से भी अधिक गायों को गर्भित कर सकते हैं। दूसरा लाभ, एआई माध्यम से सर्वश्रेष्ठ नस्ल के सांडों, जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल के सांड होते हैं, बुल होते हैं, उनके सीमन का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा, धन और श्रम की बचत भी होती है, क्योंकि डॉक्टर घर पे आ जाता है, घर पे बैठे बैठाए काम हो जाएगा। चौथा, विकलांग और जो असहाय भैंस और गाय हैं उनको भी गर्भित कर सकते हैं। विकलांग अगर उठ नहीं पा रही, असहाय उठ नहीं पा रही, तो उनको भी गर्भित कर सकते हैं। और एक और बात होती है कि कुछ गाय या भैंसें बड़ी कमज़ोर होती हैं, जैसे ही सांड उनके ऊपर चढ़ता है तो वो सांड का वजन नहीं झेल पाती हैं, इसकी वजह से कई बार गंभीर चोट लग जाती है। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे तो इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला टॉपिक जो है वह है कि पशु हीट में आया है, पाली में आया है, इसका पता एक सामान्य इंसान को कैसे चले। एक सामान्य इंसान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो उसको कैसे पता चले कि पशु हीट में आया है। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बुलेट पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको, इनको नोट कर लेना आप। पशु हीट में आया है, इसका पता जो है वो लगता है, पहला कि कभी कभी पशु दूसरे पशु पर चढ़ता है, जो मादा है वो किसी दूसरे पशु पर चढ़ेगी। दूसरा, भूख कम लगती है। तीसरा, दूध उत्पादन कम हो जाता है। चौथा, दूसरे पशुओं को मादा चाटती है। और पांचवा, मादा को जो मूत्र है वो एक साथ न आकर रुक रुक के कुछ समय के अंतराल में आता है। और छठा, जो मादा की योनि यानी कि विजाइना होती है वहां पर कुछ सूजन आ जाती है। फिर एक और समस्या भी है कि कई बार क्या होता है कि पशु वैसे ही थोड़ा बहुत हीट में आ जाता है, तो गांव के लोग डॉक्टर को बुला लेते हैं और पुनः उसमें एआई करवा देते हैं। इससे आपका जो धन है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि पशु तो ऑलरेडी गर्भ में था। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक यंत्र बनाया गया है जिसका नाम है क्रिस्टोस्कोप। क्रिस्टोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से गाय और भैंस के पेशाब के रास्ते निकलने वाले स्त्राव यानी कि डिस्चार्ज, जो पेशाब के रास्ते जो डिस्चार्ज होता है, उसका प्रयोग करके आप पता कर सकते हैं कि पशु गर्भ से है कि नहीं है। अगर गर्भ से है तो आपको एआई नहीं करवाना है, अगर गर्भ से नहीं है तो आप उसका एआई करवा दीजिए, है ना। तो एक नया मेथड आया है क्रिस्टोस्कोप। तो मैंने बहुत सारे नए नए वर्ड दिए हैं, बहुत सारी नई नई बातें आपसे मैंने की हैं। ये था एआई में मेरी प्रेजेंटेशन। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।